नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला सोमवार को फाइनल हो गया। केंद्र शासित प्रदेश की 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआई यानी कि एम और पैंथर्स पार्टी को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने सोमवार को हैदराबाद में कहा कि उन्हें कुर्सी जाने का डर है, इसलिए वे ऐसी बात कर रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि बीजेपी उनको सीएम पद से हटा देगी, इसलिए वे बीजेपी का पैगाम दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? और भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपनी हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। सर, ओवैसी योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि आप डरते क्यों हैं? जब पैलेस्टाइन की बात करते हैं तब आप कुछ नहीं, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में बात करते हैं, और जब बांग्लादेश की बात आती है वहां पे हिंदू मंदिर और लोगों पे वहां पे अटैक्स हो रहे हैं, तब आप क्यों नहीं कुछ बात करते? अगर उनके कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए योगी को। बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहां पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुकात है। हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहां की शेख हसीना की। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें। हमने कंडेम किया उसको। रहा सवाल पैलेस्टाइन का,
तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर ने राज्यसभा में उठकर क्या कहा था, वो उसका देख लें। और अगर देश को बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके नाम पर यहां पर आप चलाएंगे देश को, तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा कि देश चलेगा तो देश के संविधान से चलेगा, देश की जनता के लिए चलेगा, या फिर बांग्लादेश में जो रहा वो चलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं वो तो। कास्ट सेंसस को लेकर आप बताना चाह रहे हैं कि क्या आपकी राय है और पार्टी का क्या? हम तो पार्लियामेंट बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे? बल्कि जो 2010 में चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले, उसको क्यों छुपा के रखे हैं? कराइए कास्ट सेंसस, कौन रोक रहा है? बल्कि कास्ट सेंसस नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। Sir, the Assam Chief Minister is going to table a bill which will make Muslims mandatory to register their marriages or divorces. Do you think this is against, the basic freedom of religion? Well, I don't know. I cannot comment unless and until I see that bill which the Assam government proposes to bring in. But I don't know why. What about polygamy? What about polyandry? Will he abolish polyandry? There are tribes. This is a culture of tribes that they have polyandry. Will he abolish that? Will he bring in a kind of a civil code for all the tribes of Assam? We don't know, but when he let him bring the bill, then after seeing that bill only we can comment on that. सर, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे। तो फिर ये देखिए उनको सबसे बड़ी तकलीफ आजकल ये हो रही है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री की सीट है वो अनकरीब उनके पास से जाने वाली है, तो इसीलिए वो बीजेपी को पैगाम दे रहे हैं क्या, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांट रहा है देश को? कौन बांट रहा है? ये तो योगी खुद बांट रहे हैं ना। आप बुलडोजर के नाम पर घर तोड़ते हैं मुसलमानों के, फॉल्स एनकाउंटर्स होता है, और फिर उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें यादव और मुस्लिम ऑफिसर नहीं हम रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर योगी हो चुके हैं, ये हमको नहीं मालूम था। फिर इन्हीं के राज में लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कहते हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा, तो ये सब वो लोग कर रहे हैं ना। ये तो ठोक देंगे किसने इन्वेंट किया इसको, और फिर उसके बाद देश की अखंडता की इस ताकत की आप बात कैसे कर सकते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं? एक दाख का एक शेर था, शायद कोई जाके समझाए उनको कि वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मनाएंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? अरे अम्मा, आप एक एजेंडा लेकर यहां पर आ रहे हैं। मैं कल बोल चुका हूं। नहीं, आपको मैं बोल चुका हूं। बार बार अगर आप एक एजेंडा लेकर आ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस बारे में। योगी आदित्यनाथ नहीं, दाग का शेर है भाई, अक्लमंद को इशारा काफी है। सर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ खाता है कहीं और का बजाता है, कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। खाता है किसी और का खाता है। हाँ, अच्छा ऐसा है। तो उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है, देश हमारा है,
अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसी को कर रहे हैं। अब ये वो बता दें कि 10 साल में इस देश के 5% जनता के पास 60% दौलत कैसे आ गई, कैसे आगे बताइए। संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो आप तो सिर्फ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को ही खिला रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा कि सबसे ज्यादा मेल नरिश स्टंटेड बच्चे भारत में हैं? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि करोड़ों लोग इस देश में भूखे सोते हैं, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे? कभी इनका भी तो देख लो। और आप जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये देश सबका है, आप अपनी जेब से नहीं खिला रहे हैं और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप। सर, उत्तर प्रदेश के बाद आपका सबसे पसंदीदा राज्य झारखंड है। झारखंड में चुनाव होंगे, होने वाले हैं क्या? नहीं, अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। पार्टी आप तो चुनाव लड़े थे। हाँ, झारखंड के जिम्मेदार आएंगे, हम बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि चुनाव के बारे में। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी के बयान पर बोलते हुए कहा कि पूरी विपक्ष इस मौके की तलाश में है कि कैसे इस सनातन को बांट दिया जाए। इनको लगता है कि जब तक सनातन को नहीं बांटा जाएगा तब तक बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार ने 5 नई झीलें बनाने की घोषणा की है। लद्दाख में नई झीलें बनाने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर की। अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नई झीलें जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। इस पर बोलते हुए लद्दाख बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फू चौंग स्टेंजिन ने कहा कि अगर कोई लद्दाख के समर्थन में है तो वो मोदी सरकार है। बीजेपी सच में लद्दाख का विकास चाहती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता फयाज अहमद कारी ने कहा कि ये जैसे हमारे लिए हरियाणा चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन को बांग्लादेश प्रदर्शन से जोड़कर विवादित बयान देना कंगना रनौत के लिए भारी पड़ गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंगना को जमकर फटकार लगी है। हाल ही में कंगना ने एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान किसान आंदोलन को बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन के साथ जोड़ते हुए विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कंगना के इस बयान के किनारा करती दिखा। जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। इसके साथ ही उन्होंने एकीकृत पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पर भी बात की। अखिलेश यादव का कहना है कि दोनों मामलों में बीजेपी यू टर्न लेने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की यूपीएस की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। कांग्रेस नेताओं ने इस स्कीम को सरकार का झूठ बताया है और कहा कि हमारा वादा है कि अगर हम केंद्र में आएंगे तो ओपीएस जरूर लागू करेंगे। ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की, झूठ बोलना इरादतन और आदतन। बात केंद्र सरकार की हो रही है, आप कर्नाटक और हिमाचल क्यों नहीं आ रहे? जिस दिन हम केंद्र सरकार में आएंगे उस दिन ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केंद्र में आप हैं, केंद्र की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू क्यों नहीं करें? आप गुनाहगार हैं, आप दोषी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने के लिए। हमारा वादा है जिस दिन हम केंद्र में आएंगे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। बारे में स्पष्टीकरण देने का टाइम आ गया है। कल तक हम अध्ययन करते रहे, आज सबसे पहले यूपीएस के बारे में बोलेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कर्मचारी का हर महीने 10% उसके वेतन से कट करके सरकार के कॉर्पस फंड में जमा होगा और सरकार भी अपने तरफ से 18.5% देगी। कुल मिला के 28.5% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन होगा। लेकिन 25 साल होने पर या उसके बाद में जब रिटायरमेंट हो रहा है तो बेसिक सैलरी का 50% ही पेंशन मिल रही है। तो उसका जो 10% हर महीना कट रहा है पेंशन के लिए, सरकार उसको तो हड़प ले रही है। तो क्या है ये? तो एक तरह से चीटिंग करने का कार्य किया है कि एनपीएस और ओपीएस के बीच झगड़ा था, अब बीच में यूपीएस खड़ा कर दिया
तो इसका जवाब वो दे। तो एक तरह से ठगी करने का काम किया। कांग्रेस ने ठगी करने का काम नहीं किया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। इससे जो कर्मचारी नेता हैं जो ओल्ड पेंशन सिस्टम की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल इससे सहमत नहीं है कि उनका पैसा एक तरह से लूट लिया जा रहा है सरकार में। उसकी जवाबदेही है सरकार के पास। कांग्रेस ने मारा है सरकार ने, क्योंकि जिस तरीके से पेंशन के ऊपर काफी डिबेट डिस्कशन चल रहा था और पोल प्रोमिसेस भी किए जा रहे थे, अब उन्होंने यू टर्न माना है। आपको लगता है सरकार ने जिस तरीके से पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था उसको लेके अब इन्होंने भी अपनी तरफ से ये जो पेशकश की है? मुद्दा अभी भी बना रहेगा। जैसे मैं कह रहा हूं सोचा था कि कर्मचारियों में बुद्धि नहीं होती, लेकिन जब सारा विचार किया गया तब उन्होंने पाया कि ये तो उनको ठगा गया। 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में जो कर्मचारी है उसको अनुपातिक पेंशन का लाभ भी होगा 25 साल उसके बाद ही, लेकिन उसका जो 10% हर महीना कट रहा है तो मिल ही नहीं रहा। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम में 50% सैलरी का तो मिलता ही था पेंशन। तो ये जो एडिशनल जो पैसा उसका कार्पस में गया, सरकार के खजाने में गया, ये कहाँ, इसका हिसाब किताब तो नहीं बता रहे। तो मैं कहता हूं कि एक मूर्ख बनाने का कार्य किया। रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग शुरू हुई है तब से अब यानी करीब 2.5 साल के बाद ये युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो यूक्रेन ने रूस सारातोव में एक 38 मंजिला इमारत पर हमला किया। ये हमला इतना खतरनाक था कि इसमें अमेरिका के 9/11 की याद दिला दी। इसके बाद रूस ने भी जवाबी हमले के तौर पर यूक्रेन के कई शहरों में भीषण बम वर्षा करते हुए 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। ये हमले यूक्रेन के 15 शहरों में किए गए, लेकिन रूस के जिन हथियारों की मदद से ये हमले किए उनमें ईरान द्वारा निर्मित शहीद ड्रोन्स का नाम बार बार लिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस ने इस हमले में सैकड़ों शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक के बाद ये भी साफ हो गया कि वे भाजपा में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। असम के सीएम ने एक्स पर अपने पोस्ट में ये भी बताया कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से भाजपा में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 फौजी ठिकानों पर हमले करते हुए 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर इजराइल आर्मी IDF के ग्लीलोड बेस को निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि ये वही ग्लीलोड बेस है जहां इजराइल की 4200 यूनिट रहती है, जो वफाद शुक्र के कत्ल के लिए जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह का दावा है कि सिविलियन को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि तेल अवीव के पास फौजी ठिकाने हमारी जद में हैं। उनमें भी इजराइल के वो ठिकाने जो कमांडो वफाद शुक्र के कत्ल में जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने इसका जवाब दिया है। ये वीडियो ईरानी न्यूज एजेंसी इराना ने जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के मुसाफिरों को किस तरह से बंद कर दिया गया है। दरअसल हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से इजराइल सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।